हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 9 और 10 के लिए क्रिया का जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो जान लेते क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहा जाता है। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है। जैसे लिख से लिखना बन गया, ये क्रिया हो गई। हंस से हंसना। कहने का मतलब ये जो लिख है शब्द है, ये मूल शब्द है जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में मूल शब्द कहते हैं। इनके पीछे ना लगा दिया जाता तो लिखना हो गया और ये बन गई क्रिया। क्रिया शब्द है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। देखो क्रिया के प्रकार अलग अलग आधारों पर माने गए। प्रकारों में देख ले। सबसे पहले कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर तीन आधारों से क्रिया का विभाजन किया गया है। कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन। कर्म के आधार पर क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने गए। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। पहला भेद है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो बिना देरी के जान लेते कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। देखिए ध्यान से। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कर्म नहीं आता है, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ क्या नहीं आता है, कर्म नहीं आता है और क्रिया का प्रभाव है वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माना कि मैं एक वाक्य लिखता हूँ, राम दौड़ता है। राम दौड़ता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राम, और क्रिया क्या है, दौड़ना। क्रिया क्या हो गई, दौड़ना। तो राम है वो कर्ता हो जाएगा, क्रिया हो गई दौड़ना। तो इसमें क्रिया का प्रभाव केवल राम पर, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म भी नहीं दिया है। अब कर्म वाला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माना कि कर्म वाला एक सकर्मक का बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है हमारे सामने। यहाँ पर राम है वो करता है। क्या हो गया, राम करता, कार्य को करने वाला। किस कार्य को कर रहा है, राम? पुस्तक को पढ़ने का कार्य, वो कर्म हो जाएगा। और पढ़ना है या पढ़ता है वो क्रिया हो जाएगी। तो ये जो वाक्य है ये अकर्मक क्रिया का नहीं होकर सकर्मक क्रिया का होता है। इस वाक्य में कर्म दिया हुआ है, ये अकर्मक नहीं है, क्योंकि जिसमें कर्म दिया होता है वो अकर्मक क्रिया नहीं होती, वो सकर्मक। अगर इसमें से हम कर्म को काट देते हैं, पुस्तक को काट देते हैं, केवल आता है कि राम पढ़ता है, इस पूरे वाक्य में जो शब्द है पुस्तक, इसको हटा देते हैं, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कर्म दिया नहीं है, तो ये तब अकर्मक का होगा। इसी प्रकार से और देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है भौंकता है। कुत्ता है भौंकता है। कुत्ता कब भौंकता है? कुत्ता गांव में भौंकता है, कुत्ता रात को भौंकता है, या कुत्ता खेत में भौंकता है। कोई कर्म नहीं दिया। कविता हंसती है, कब हंसती है, कुछ नहीं बताया। टीना सोती है, सोने क्रिया दे दिया। बच्चा रोता है, ठीक है। तो कर्ता और क्रिया, आदमी बैठा है, कर्ता और क्रिया। तो ये जितने भी वाक्य हैं इनमें सबसे पहले देखो, एक बार क्या दिया, कर्ता और क्रिया। भौंकने का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरे में हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है। सॉरी, हंसना है, हंसना जो क्रिया है इसका प्रभाव कर्ता कविता पर पड़ रहा है। टीना सोती है, तो सोती क्रिया है, इसका प्रभाव कर्ता टीना पर पड़ रहा है। बच्चा रोता है, तो रोना जो क्रिया है उसका प्रभाव बच्चा पर पड़ रहा है। बैठा क्रिया का प्रभाव आदमी पर पड़ रहा है।
इसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। सक्रमक, देखो वह क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है, उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। बेटा इसमें क्या होगा, जैसे हम एक लिखेंगे घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। घोड़ा कहाँ, मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। ये लिख दिया घोड़ा घास खाता है। तो मतलब इस प्रकार से हम वाक्य बना देते हैं। तो ये जो है, ये घोड़ा क्या हो गया, करता। सड़क, सड़क है तो सड़क क्या हो गई, क्या हो गया, कर्म। और दौड़ना क्रिया। ठीक है, इसमें तो साफ पहले से भी दे रखा है। जैसे दिया है कि हमारे यहाँ मतलब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का प्रभाव है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता क्रिया, क्रिया का प्रभाव, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव है कर्ता पर नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता है, बल्कि कर्म पर पड़ता है। जिसमें कर्म दिया होता है, सकर्मक मतलब स प्लस कर्मक, वह क्रिया जिसमें स का मतलब साथ हो, क्या हो, साथ कर्म हो, साथ में कर्म दिया होता है, उसको हम सकर्मक कहते हैं। जैसे कि हम वाक्य भी लेते हैं एक दो। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने वाक्य भी आ गया है। भूपेंद्र दूध पी रहा है। हम एक वाक्य लिखते हैं, भूपेंद्र दूध पी रहा है। भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो इसमें क्या है कि भूपेंद्र है वो कर्ता हो जाएगा, भूपेंद्र कर्ता हो जाएगा। दूध है, क्या कर रहा है वो, कौन सा कर्म कर रहा है, दूध को पीने का कर्म कर रहा है, तो पीना ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। और ये जो शब्द है वो सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो जो शब्द होते हैं उनको सहायक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हो। इसी प्रकार से नीतू, नीतू है, नीतू खाना बना रही है, नीतू खाना बना रही है। तो नीतू करता खाना बना, तो ये देखो नीतू करता हो जाएगी और जो खाना है वो कर्म हो जाएगा और बनाना क्रिया हो जाएगी। ये बनाना जो शब्द है उससे बनाना है, बनाना शब्द से क्या बना, बना, और हराई है सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार चलो आगे पढ़ लेते हैं हम। देखिए क्रिया के कितने भेद माने यहाँ पर, क्रिया के दो भेद माने, सकर्मक क्रिया के दो उपभेद माने गए, दो प्रकार। कितने प्रकार माने, दो प्रकार। पहला है एक क्रमक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो तो उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। मतलब एक वाक्य है उसमें केवल कर्म एक ही दिया है। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो भोजन दुष्यंत कर्ता हो गया, क्या हो गया, दुष्यंत कर्ता, और भोजन क्या हो गया, कर्म हो गया, भोजन कर्म हो गया, और करना या खाना ये क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रिया। तो इसमें कर्म है वो एक ही है। कर्म कितने हैं इसमें, एक कर्मक में एक कर्म होगा, ठीक है। अब द्विकर्मक में जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, वाक्य में जब क्रिया के साथ कितने कर्म प्रयुक्त हो, दो, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दो कर्म, कितने कर्म आएंगे, दो कर्म। जैसे हम पढ़ते हैं, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जी करता है,
और पहला क्रम छात्रों को पढ़ाने का, दूसरा छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाने की क्रिया और रहे हैं सहायक क्रिया। अध्यापक जी, जैसे माना कि अध्यापक जी क्या कर रहे हैं, छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक हो गया, अध्यापक जी हो गए कर्ता, छात्र हो जाएंगे कर्म, कर्म फर्स्ट क्रम, और सेकंड क्रम में आ जाएगा कर्म सेकंड क्रम है भूगोल। क्या पढ़ा रहे हैं, छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाना है वो क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया। और ये रहे हैं जो शब्द है, ये सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। जैसे हमने देखा है कि अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो क्रम प्रक्रिया, तो पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक, पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। जैसे अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। आगे कौन सा आ जाएगा, प्रयोग व संरचना के आधार पर। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया। देखो, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर अगर क्रिया के भेद किए जाए तो निम्न भेद होते हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब केवल क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही क्रिया। तो जैसे मान लो यहाँ हम पढ़ते कि महेंद्र जाता है करता, और एक ही क्रिया सामान्य क्रिया, संतोष आई। हम यूँ कह सकते हैं कि अकर्मक वाले जो उदाहरण है, अकर्मक वाले जो उदाहरण है उसको हम सहायक क्रिया में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो महेंद्र जाता है, संतोष आई, कर्ता के साथ केवल एक क्रिया व्यक्त हो रही है, सामान्य क्रिया। अब आगे आ जाता है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक बिना अर्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि क्रिया है दो भिन्न अर्थ वाले, मतलब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। जैसे कि माना कि हमने जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे हम जैसे बनाना, बना और लिया, बना और लिया। यहाँ पर बनाना क्रिया है, फिर दूसरी है लिया, और पहली क्रिया खाना और दूसरी है लेना। तो दो क्रिया आ रही है दोनों वाक्य में। कि जैसे जया क्या हो गई, जया कर्ता हो गई, जया ने खाना कर्म हो गया, खाना क्या हो गया, कर्म। तो पहली क्रिया है वो भिन्नार्थक है, बना क्रिया बनी है, बनाना क्रिया। क्या है पहली क्रिया, जैसे पहली क्रिया हो जाएगी बना लिया, बनाना, इसका अर्थ हो जाएगा बनाना, बनाना शब्द से बनी है, और लिया का मतलब होता है लेना, लेना शब्द से लिया क्रिया बनती है। तो ये बना लिया जो क्रिया है, जया ने खाना बना लिया, ये क्रिया एक ही है, लेकिन दो भिन्न अर्थ वाले क्रियाओं के मेल से बनी है एक क्रिया। ठीक है, क्रिया एक बना लिया, खा लिया, ये क्रिया है, लेकिन ये दो भिन्न अर्थ वाले क्रियाओं के मेल से बनी है। तो बनाना और लेना ये दोनों अलग अलग क्रिया हैं। इसी प्रकार से आगे देख सकते हो, हेमराज ने खाना खा लिया, हेमराज करता है और खाना क्रिया है, खा और लिया, खाना और लेना। कहने का मतलब खा का मतलब होता है खाना, खाना का मतलब खाना क्रिया के रूप में, और यहाँ पर खाना है वो पहला खाना है जो कर्म है, भोजन के लिए आया है, कर्म है। और लिया का मतलब होता है लेना,
लिया का मतलब क्या होता है, लेना। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब कर्ता स्वयं तो कार्य करता नहीं है और दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे दुष्यंत, जैसे मान लीजिए कि दुष्यंत है वो हेमंत से पत्र लिखवाता है। कर्ता, मुख्य कर्ता कौन होगा, दुष्यंत होगा। वो दुष्यंत पत्र लिखवाने का काम करता है, लेकिन खुद नहीं करके किससे करवा रहा है, हेमंत से करता है। तो कर्ता तो कौन हो जाएगा इसमें, पहले वाक्य में कर्ता हो जाएगा दुष्यंत, और किससे काम करवा रहा है ये, हेमंत से। हेमंत से करवा रहा है, क्या करवा रहा है, कर्म क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, और लिखवाना क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखो, ये जो हेमंत है ये हो जाएगा सहायकर्ता या सेकंड कर्ता बोल सकते हैं। सहायकर्ता सहायता कर रहा है, किसकी सहायता कर रहा है, सहायक कर्ता हो जाएगा हेमंत। किसका सहायक करता है, दुष्यंत का, दुष्यंत की सहायता कर रहा है। जैसे मान लीजिए कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। यहाँ पर कविता है, खुद तो पत्र पढ़ती नहीं है, और किसे पढ़वाती है, सविता से। तो सविता से लग गया, हेमंत से लग गया। तो यहाँ पर कविता क्या है, कर्ता। कविता क्या है, करता है। और सविता से पत्र, सविता से क्या करती है, पत्र पढ़वाती है, ये सहायकर्ता हो जाएगी, सहायकर्ता, ठीक है। और इसके बाद में आता है पत्र, पत्र हो जाएगा कर्म, और पढ़वाती है वो क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रिया, ठीक है। अब आगे लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक वाक्य में दो क्रियाएं आएगी, कितनी क्रिया आएगी, दो, और उनमें से एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाएगी, और पहले संपन्न होने वाली क्रिया को, जो क्रिया पहले संपन्न हो जाएगी, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हम एक दो वाक्य देखेंगे तभी तो हमारे समझ में आएगा। चलो वाक्य देख लेते हैं। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। तो धर्मेंद्र है करता है, पहले पढ़ता है, पढ़कर, पढ़कर ये पहली क्रिया पूरी हो गई। दूसरी क्रिया है सो गया। तो धर्मेंद्र है करता है, पहली क्रिया पढ़कर। चलो धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो पहली क्रिया कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट क्रिया पढ़ना। दूसरी क्रिया सोना, दूसरी क्रिया कौन सी हो जाएगी, सोना। सेकंड क्रिया सोना हो जाएगी। तो अब आप खुद भी इसमें पता लगा सकते हो कि धर्मेंद्र क्या है, कर्ता, पढ़कर फर्स्ट क्रिया है, और सो गया सेकंड क्रिया सोना। तो अब आप इस वाक्य में देखिए कि पहले क्रिया कौन सी संपन्न हुई, पहले पढ़ा है, पहले पढ़कर पढ़ाई की उसने, उसके बाद में सोया है। तो जो पढ़कर है, जो पढ़ना क्रिया है वो पहले संपन्न हुई है, तो इसको पढ़ना जो क्रिया है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो हम इस पढ़कर को या पढ़ने को हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। देखिए इस वाक्य में दिया भी है, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया। सोने से पहले कौन सा कार्य किया उसने, पढ़ने का कार्य किया है। अतः पढ़कर जो शब्द है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएंगी। मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से, कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। ध्यान रखना, एक ये कर और करके क्रिया जो है ना, जो शब्द लगाएंगे मूल धातु के साथ तो उससे पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। चलो आगे लेते हैं हम।
नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। 5 नंबर पढ़ेंगे। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, जो संज्ञा से बनते हैं या सर्वनाम से बनते हैं या विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर रंग है, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। तो रंग है, रंग है तो ये एक संज्ञा है, रंग का नाम नहीं दिया, केवल रंग है तो सभी रंगों के लिए आया है। तो रंग को हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। किसमें रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तो अब ये रंग है, एक संज्ञा से बना हुआ, ये जो रंगना क्रिया है, ये संज्ञा शब्द रंग से बना क्रिया शब्द है, इसलिए इसको हम नाम धातु में रखेंगे। और नाम धातु में पहले दे रखा है कि वे क्रियापद जो या तो संज्ञा से या सर्वनाम शब्दों आदि से बनते हैं। जैसे लजा, लजाना, लजा है, वो भी क्या है? लजा। ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। जैसे मान लो क्रिया विशेषण में शर्माना और लजाना ये आते हैं ना। अपना, अपनाना मतलब अपना सर्वनाम है। क्या है? अपना सर्वनाम है। गरम, गरम ठंडा ये विशेषण है। और चमक ये भी विशेषण है। गुदगुदाना भाव हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बने हुए शब्द है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं। मतलब क्रियापदों के साथ क्या लगने पर? प्रत्यय लगने पर जो बनते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्रिया है, उन्हें कृदंत कहते हैं। चल से चलना, चलता, चलकर। क्या करते हैं? क्रियापदों, वह क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ क्या लगता है? प्रत्यय। जैसे चल है, लिख है, ये सब क्रिया शब्द हैं। और जैसे चलना, चलता, चलकर, यहाँ पर ना, ता, कर ये प्रत्यय लग गया। यहाँ से लिख से लिखना, लिखता, लिखकर ये बन गया। इसी प्रकार से बनेगा। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए सजातीय क्रिया। वह क्रिया जहाँ कर्म क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते, कि मतलब कर्म भी और क्रिया भी, कर्म भी और क्रिया भी एक ही धातु से बनते हैं। जहाँ पर जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने क्या की? लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर भारत कर्ता हो गया। क्या हो गया? भारत, भारत हो गया कर्ता। अब आप देखो, लड़ाई एक कर्म है। क्या है? कर्म है। और लड़ी क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, लड़ाई जो कर्म है उसका मूल शब्द लड़ना होता है। क्या होता है? लड़ना। और लड़ी का जो मूल शब्द होता है वो भी होता है लड़ना, लड़ना। तो अब आप ध्यान से खुद ही देख लीजिए, इस परिभाषा क्या कहती है कि वह क्रियाएं जहाँ कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब लड़ाई कर्म है और लड़ी क्रिया है। ये दोनों लड़ाई और लड़ी एक ही मूल शब्द से बने हुए हैं, एक ही धातु से बने हुए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण और लिखता हूँ। भारत ने खेल खेला। भारत ने खेल खेला। भारत ने क्या किया? खेल खेला। इस वाक्य में भारत, खेल और खेला। तो यहाँ पर भारत कर्ता हो गया। क्या हो गया? भारत कर्ता। और यहाँ खेल है, वो कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल कर्म हो जाएगा। और खेला ये क्रिया हो जाएगी। तो अब आप इसमें भी देखिए, खेल और खेला एक ही मूल शब्द खेल से बने हुए हैं। इसी प्रकार से
अभी हमने पहले देखा था लड़ना और लड़ाई। ये लड़ना और लड़ाई मतलब एक क्रिया है, जहाँ पर लड़ भी कह सकते हैं मूल धातु लड़ है, या लड़ना भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। किसी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। भाई मान लो एक वाक्य लिख रहा हूँ मैं कि अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। चलो अरविंद पढ़ता है, अरविंद क्या करता है, पढ़ता है। तो यहाँ पर अरविंद कर्ता हो गया, और ये जो पढ़ना है ये क्रिया हो गई, और है जो शब्द है वो पढ़ता शब्द की सहायता कर रहा है, इसलिए ये सहायक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। समझ में आया? आगे देखो एक और है, जैसे भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। कहने का मतलब यहाँ रखना एक क्रिया है, दी है जो शब्द है, पुस्तक है, भानु करता हो गया, पुस्तक को मेज पर रखता है, तो यहाँ पर रखना एक क्रिया है। क्या रखना, क्रिया है, और दी है ये सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। इस प्रकार से इनको पढ़ेंगे। भानु करता और पुस्तक मेज पर रखता है, रखने का कार्य कर रहा है, तो पुस्तक को रखने का कार्य कर रहा है मेज पर, तो ये कर्म हो जाएगा, और ये रख दी क्रिया, और दी है जो शब्द है वो सहायक क्रिया हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम पढ़ते हैं काल के अनुसार क्रिया के प्रकार। जिस काल में क्रिया, देखो जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो हम 3 प्रकारों को पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले भूतकालिक क्रिया। क्रिया कहा वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। क्रिया का ऐसा रूप जिसके द्वारा कार्य है वो भूतकाल में बीते समय में हो चुका है या होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सरोज है वो गई, तो ये गई का मतलब वो चली गई, तो क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, कहने का मतलब वो मैं जब आया था या पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसमें भी क्रिया संपन्न हो गई भूतकाल में, कि मैं रहा था थी वो कम संपन्न हो जाती है। अब आगे देखिए, जैसे कि हम आगे देखते हैं कि क्रिया कहा वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, ज्ञान होता है। कमला गाना गाती है, तो यहाँ पर गाती है लगन, कमला गाना गाती है, अभी भी गाती है। विमला खाना बना रही है, अभी भी वो खाना बना रही है। उसने एक तो देखो था थी लग जाता है तो पूरा हो जाता है ना। और रहा है, रही है, गाता है, गाती है, तो ये वर्तमान काल की सहायक क्रियाएं हैं। अब देखो भविष्यकालिक क्रियाएं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कि नीलम कल जोधपुर जाएगी, वो अभी गई नहीं है, वो आने वाले समय में जाएगी। कल का मतलब है आने वाले कल को। अब मान लो भूतकाल में इसी को हम ले सकते हैं, नीलम कल जोधपुर गई थी तो वो भूतकाल में चला जाएगा। अशोक ने कल पत्र लिखा था, तो वो भूतकाल में चला जाएगा। तो यहाँ पर भूतकाल में और भविष्यत काल में इतना ही अंतर है कि नीलम कल जोधपुर जाएगी, वो कल जाएगी, आने वाले कल की बात हो रही है, आने वाले कल को वो जाएगी। तो नीलम कर्ता
जोधपुर कर्म हो जाएगा और जाना है जो ऐसी क्रिया है जो किसका बोध करा रही है, आने वाले समय का। अशोक पत्र लिखेगा, अशोक ने अभी पत्र लिखा नहीं है, मतलब आने वाले समय में वो पत्र लिखने का कार्य करेगा। तो अशोक कर्ता और कर्म और क्रिया, यह हो जाएगा अशोक कर्ता और पत्र कर्म और लिखेगा क्रिया। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने क्रिया का पाठ पूरा कर लिया है। अगली रोज हम अभिकारी या अभिशब्द पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण। अव्यय या अभिकारी या अभिशब्द पढ़ेंगे, जिनका पहला टॉपिक होगा हमारे क्रिया विशेषण। तब तक के लिए धन्यवाद।